क्या बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा खेल हो रहा है? क्या विपक्ष का डर सही है? चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR योजना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों ने इस प्रक्रिया को बड़ा सवाल उठाया इसको लेकर। क्या ये सिर्फ दस्तावेज जांच है या वोटर लिस्ट से गरीब और युवा वोटरों को बाहर निकालने की तैयारी है? क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए वोटरों से मांगा जा रहा है माता पिता का जन्म प्रमाण। सवाल है, इतने पुराने दस्तावेज आम लोग कैसे लाएंगे? और क्या इसके पीछे कुछ बड़ा भी खेल हो सकता है? ममता बनर्जी ने साफ कहा है ये सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग की साख पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन है या लोकतंत्र की चुपचाप सफाई? बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यही उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। मुकेश जी, इस खबर पर आप क्या कहेंगे जो बिहार में हो रहा है SIR? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, TMC भी, और बाकी नेता भी अभी उठाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग पहले से ही विवादों के घेरे में है, प्रश्नों के घेरे में है, शक के दायरे में है। उस पर से मोटे तौर पर लोगों का भरोसा उठ गया है कि अब निष्पक्ष चुनाव इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं। खास तौर पर पिछले साल जो हरियाणा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में इतने तथ्य आ चुके हैं, इतनी जानकारियां आ चुकी हैं कि उसके बाद ये लगभग स्थापित हो गया है कि महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की बात जो राहुल गांधी ने की है वो 100% सही मान रहे लोग। और उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर एक चुनाव जीतने का मॉडल गढ़ लिया है। उसमें उसके 3-4 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो यही है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतदाता वोटर लिस्ट है, मतदाता सूचियां हैं, उन्हीं को ऐसा बना दो कि आपकी जीत पहले स्तर पर सुनिश्चित हो जाए। यानी उस मतदाता सूची में जो विपक्ष के मतदाता हैं उनको कम कर दो, अपने मतदाता बढ़ा दो और कुछ फर्जी मतदाता भी जोड़ दो। अब ये जो बिहार में एक्सरसाइज शुरू हुई है, जो पश्चिम बंगाल में भी शुरू की जा रही है, इस एक्सरसाइज से यही डर पैदा हो रहा है कि क्या यही अब बिहार में होने जा रहा है? महाराष्ट्र को बिहार में दोहराया जाएगा? क्योंकि ये अचानक ये चुनाव आयोग को क्यों लगा कि इस तरह से ये वेरिफिकेशन होना चाहिए? पहले आधार के हिसाब से करा रहे थे, आधार कार्ड के हिसाब से। अब कह रहे हैं, कांग्रेस भी करी कि पहले चलिए ठीक था, इससे बेहतर था, लेकिन अब आप ये लेके आ गए। बिल्कुल, जब आप आधार कार्ड से करवा रहे थे, आपने तय किया था, आपने तमाम दलों को सूचित किया था, कांग्रेस ने भी कहा था ठीक है, और बाकी दलों से विचार विमर्श करने की भी बात थी, और वो प्रक्रिया आप शुरू कर रहे थे। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आधार कार्ड बने हैं, आधार कार्ड के जरिए सारा डाटा आप ले चुके हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर जो बायोमेट्रिक डाटा है वो भी आपके पास है। बिल्कुल। तो उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव के 3-4 महीने पहले आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। एक तो ये लंबी एक्सरसाइज है, इसमें सालों लग जाते हैं और तब जाके ये कंप्लीट होती है। तो आपको अगर ये करना था तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही ये शुरू कर देते, लेकिन अब आप अचानक कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का इरादा रखते हो। अब देखिए समस्या क्या क्या आएगी। आपने जिक्र किया कि 1987 से लेकर 2003 तक, 1 जुलाई 2004 तक, जहां तक मुझे 2004 तक आपको केवल अपने माँ या पिता में से 2 में से एक का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब आप वोटर बन पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद से अभी तक जो भी मतदाता अब उसके बाद के हैं, उनको अपने माँ और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। अब ये 1 महीने तक बिहार में जन्म प्रमाण पत्र इकट्ठे करने की होड़ क्या एक्सरसाइज शुरू होगी। जो बिहार में रह रहे हैं, चलिए एक हद तक वो कोशिश कर लेंगे, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि बिहार के लोग लाखों की तादाद में बाहर रह रहे हैं, माइग्रेट करते हैं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, वोट डालने के लिए, फिर वापस लौटते हैं। वो क्या करें?
क्या वो भी वापस लौटें और अपने इन प्रमाण पत्र को इकट्ठा करके जमा कराएं? और ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? नहीं सर, एक जिनके पूरी जनता का ये करा जाएगा जांच, तो उसमें तो बीजेपी के सपोर्टर भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे, तो भेदभाव फिर कैसे होगा? भेदभाव नहीं, ये तो प्रक्रिया ही नहीं कंप्लीट हो सकती। नहीं, भेदभाव इस स्तर पर हो सकता है कि जो अधिकारी वेरीफाई करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो सत्ता तंत्र है ना, और सत्ता तंत्र किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है या आपके बीजेपी के हाथ में? चुनाव आयोग करेगा। तो उसमें तो ये हो सकता है, और ये हमने देखा है असम में। इसकी तुलना एनआरसी के से की जा रही है। क्यों की जा रही है? कि एनआरसी में भी आपकी सिटीजनशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, और वो डॉक्यूमेंट्स बटोरने में पूरे असम में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि वो भयानक बड़ी एक्सरसाइज थी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? एनआरसी के बाद तकरीबन 20 लाख आपको ऐसे मतदाता मिले जिनके पास प्रमाण पत्र, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे, और उसमें से भी 13 लाख हिंदू थे। और ये प्रक्रिया 6 साल चली, तब जाकर आप इस स्थिति में पहुंचे। और उसके बाद भी बीजेपी ने उस एनआरसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो एक्सरसाइज वहां 6 साल में हुई, आप यहाँ महीने भर में पूरा कर लेना चाहते हो, और महीने भर में तय कर देना चाहते हो कि ये मतदाता है और ये बाहर। इसी दौरान आप अपने फर्जी मतदाताओं को भी जोड़ोगे, जो कि आपने महाराष्ट्र में किया। और जो पूर्वांचल के जो 4 जिले हैं जहां पर मुसलमानों का बहुमत है, अच्छी आबादी है उस इलाके में, वहां आप क्या करोगे पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कागज जुटाने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए समस्या। तो आप क्या उनको मतदान की प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहते हो? वो अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो वोट नहीं दे पाएंगे। और ये मतदाता किसका है? किसका है ये मतदाता? जाहिर है कि ज्यादातर तो मतदाता विपक्ष का है ये, क्योंकि अपर कास्ट बीजेपी का है, कुछ पिछड़े जेडीयू के साथ हैं, बाकी तो आरजेडी और कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनका मतदाता है। तो आप धीरे धीरे उन मतदाताओं की छटाई कर रहे हो जो विपक्ष के खाते में जा सकते हैं। तो ये एक पहले से ही इलेक्शन की पूरी प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश है, बिल्कुल सत्तारूढ़ दल के पक्ष में। ममता, ये तो ऐसे तो फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बिहार में शुरुआत है और फिर बंगाल में लेकर आएंगे, तो और महाराष्ट्र में जैसे कि आपने जिक्र किया वो तो हो ही चुका है। मान तो ऐसे तो फिर ये होता जाएगा। अगर ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो ठीक है, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? केवल आवाज ऐसे उठानी चाहिए, हम लोग चर्चा कर लें बस, कि कुछ करेगा भी नहीं? विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष यही कर सकता है कि जो मतदाता है उनको सपोर्ट करे। हाँ। कि भाई आप प्रमाण पत्र इकट्ठे करो। हाँ। लेकिन ये प्रक्रिया ही गलत है ना, टाइम ही कम है। एक तो टाइमिंग ही उसकी गड़बड़ है। हाँ। ये समय नहीं है इस तरह की एक्सरसाइज करने का। ये आप चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आराम से 1-2 साल का समय लीजिए। हाँ। और पूरी वोटर लिस्ट बनाइए। तो एक तो विरोध इसका होना चाहिए कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये प्रक्रिया खारिज कर दी जानी चाहिए विपक्षी दलों द्वारा। इसके खिलाफ जो भी जिस भी तरह से दबाव बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर बनाया जाना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात तो ये है। हाँ, अगर ये मान लीजिए कि वो विरोध करें और तब भी हो, जो ये कर रहे हैं चुनाव आयोग, वो तो हो जाए, फिर तो नतीजे घोषित हो जाएंगे अभी से ही। एक हद तक हो जाएंगे, लेकिन इसकी 2-3 स्टेप हैं। जो धांधली हो रही है इलेक्शन कमीशन से मिलकर, उसके 2-3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि वोटर लिस्ट ही ऐसी बना दो जिसमें एक तरफ पलड़ा झुक जाए। फिर दूसरा है कि 5 बजे के बाद का जो समय होता है उसमें फर्जी मतदान कराओ, जिसमें आप देखते हैं कि वोटर परसेंटेज बदलता रहता है। 5 बजे 6 बजे आपके पास एक सूचना आती है, 10 बजे दूसरी आती है, और सुबह तक फिर और बढ़ जाता है। एक बड़ा फर्क पड़ जाता है मतदान के प्रतिशत में। फिर तीसरी क्या है कि ईवीएम के रखने में, उनको बदलने में, उनमें छेड़छाड़ करके
मतदान को बदलने में वो खेल होता है। तो ये 3-4 स्टेप हैं जिनमें से ये पहला स्टेप है। तो इस तरह से चुनाव आयोग के जरिए ये खेल हो रहा है और इसको राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्सपोज किया था। अभी हाल में ये उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें किस तरह से 25-30 हज़ार मतदाताओं का बढ़ाया गया था और कई बूथ पर तो ज़्यादा संख्या बढ़ी थी। और आपको वो माकरवाड़ी क्या है वहाँ का भी आपको याद होगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम डेमो कराएंगे दोबारा कराएंगे, देखते हैं, उसको रोक दिया गया। और कितने 42 लाख के करीब मतदाता लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बीच में एक्स्ट्रा आ गए। तो ये तमाम गड़बड़ियां अब सामने हैं, स्टेब्लिश कर चुके हैं विपक्षी दल। अब ये फिर भी इलेक्शन कमीशन ये खेल कर रहा है। अब ये इससे लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर चुनाव प्रक्रिया ही इस तरह से प्रदूषित कर दी गई, धांधली उसमें होने लगी, तो चुनाव बेमानी हो गए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बेमानी होगी। जो सरकार इमरजेंसी चिल्लाती रहती है वो किस तरह से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, उसका ये इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी हटाने के बाद चुनाव करवाए और चुनाव आयोग उनको बचा नहीं पाया। यानी उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। चुनाव हुए, वो सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ तो जो आदमी और या पार्टी सत्ता में आई है वो किसी भी तरह से सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहता है और वो इलेक्शन कमीशन के जरिए ये सारे खेल करवा रहा है। आखिरी सवाल, अगर ये जो आरोप राहुल गांधी महाराष्ट्र, हरियाणा, बाकी जगहों पे लगाते रहते हैं और वो अभी तक तो चुनाव आयोग कुछ ऐसा जवाब देता नहीं है जो उनको पसंद आए। अभी उनको मिलने बुलाया तब भी उन्होंने कहा कि पहले ऐसा करिए, महाराष्ट्र में वोट दीजिए डेटा, तब उसके बाद हम मिलने की आपसे सोचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसा हुआ, बंगाल में भी ऐसा हुआ, तो ये उसके बाद ये ऐसा बोलते रहें या चुनाव का बहिष्कार ही कर देना चाहिए विपक्ष को? अगर ऐसा हो, चुनाव का बहिष्कार एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। हाँ, होगा। लेकिन अगर कभी ये नौबत आई तो ये भी करना पड़ सकता है। हाँ। अभी तो फाइट करना चाहिए लीगली इलेक्शन कमीशन के साथ और जनता के बीच जाकर जागरूकता पैदा करके ये लगातार निरंतर कोशिश की जानी चाहिए कि ये सारे जो मीन्स अवेलेबल हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए चुनाव आयोग पर, सरकार पर, कि ये नहीं चलेगा। इस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग पर तो बहुत दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, किसी के पक्ष में है। और अब बिहार को लेकर और बंगाल को लेकर तो और जैसे गंभीर सवाल जिस पर हमने चर्चा करी वो उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पर लगातार नजर है, वो मुद्दा तो उठा रही है, लेकिन क्या चुनाव आयोग बात मानेगा तो या नहीं मानेगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, इन पर अभी हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रही सत्य हिंदी के साथ। और अंत में, जो कि ज्यादातर मैं हर वीडियो में कहता हूं कि सत्य हिंदी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप खबरें भी पढ़िए और वीडियोस भी देखिए। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.